अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको वीडियो के पहले में ही पता चला होगा कि ये वीडियो किसके बारे में, ये वीडियो लेक्चर किस टॉपिक के बारे में है। एक्चुअली ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है उन बच्चों के लिए जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एसएसबी ढेर सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है, जैसे नायब तहसीलदार, पटवारी, अकाउंट असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर, या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो ऑलरेडी नोटिफाइड हुए हैं एसएसबी के। तो जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ एस्पिरेंट फेस करते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, स्ट्रैटेजी में वो क्यों फेल होते हैं। हम यहाँ पे जो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं बाय क्वालिफाइंग और क्रैकिंग एसएसबी एग्ज़ाम्स, उनके लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कैसे अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो कैसे उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को दूर कर सकते हैं जो वो बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स को देख के वो एनालाइज करते हैं। नॉट ओनली दैट, हम इसमें मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि मतलब ऑल इन ऑल एक रोड मैप आपके लिए यहाँ पे हम डेवलप करेंगे कि आपको कैसे ये जर्नी पास करनी है। हम इसमें एक और चीज़ ये भी देखेंगे कि जो एक एस्पिरेंट इश्यूज फेस करता है इन एनी फॉर्म, उनके सॉल्यूशंस क्या है, हम उन इश्यूज को कैसे टैकल करें, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ऑल इन ऑल ये है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस जर्नी टिल योर सिलेक्शन। हम आपकी इस जर्नी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए, गारंटीड हो जाए, ठीक है, ताकि आपके जो ड्रीम्स है या आपके पेरेंट्स के जो ड्रीम्स है वो इंशाल्लाह आपको फुलफिल हो जाएं। एक और पॉइंट ये है कि कुछ एस्पिरेंट्स को मैंने देखा कि वो 5, 6, 7 दिन तो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन 5, 7 दिन के बाद ही वो क्या करते हैं, वो क्विट करते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि उनके क्या इश्यूज रहते हैं और वो क्या कैसे फेल होते हैं वो कंसिस्टेंसी या फ्लो बनाने में, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यानी एक एस्पिरेंट जब एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या प्रिपेयर करता रहता है, उसको क्या इश्यूज़ आते हैं वो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम दूसरे पार्ट में ये देखेंगे कि हम इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी रेमेडी क्या है, हम इन इश्यूज़ को कैसे टैकल करेंगे। देखो, सबसे पहला इशू जो आता है वो आता है नो क्लियर गाइडेंस, नो क्लियर गाइडेंस, नो क्लियर डायरेक्शन। यानी देखो, जो एक जेके एसएसबी का एस्पिरेंट है, नो डाउट कि वो बुक्स लाता है, वो लेक्चर्स देखता है, वो डिफरेंट सोर्सेज के पीछे भागता है, लेकिन उसको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर डायरेक्शन? क्लियर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, यानी पढ़ना क्या है ये पता नहीं है होती है कुछ एस्पिरेंट्स को। उनको पता ही नहीं होती कि पढ़ना क्या है और हाउ मच टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, कितना पढ़ना है, और व्हाट टू स्किप, व्हाट टू स्किप। ये तीन। तो मतलब क्या है, देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट जानते ही नहीं है कि व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। वो किसी टॉपिक को देखते हैं, वो देखते हैं क्या ये पढ़ना है कि नहीं, वो ड्यूबियस स्टेट में रहते हैं। नंबर 2, फिर देखते हैं अगर ये पढ़ना है तो क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है इसके रिलेवेंट में, ये भी एक इशू फेस करते हैं वो। या अगर कुछ मतलब कोई टॉपिक वो देखते हैं, फिर उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, इनमें से कौन छोड़ना है वो उनको पता नहीं चलता है कि क्या स्किप करना है। या अगर कोई नोट है, कोई नोट अगर है या कोई एक टॉपिक है, उसमें से किन चीज़ों को स्किप करना है, ये एक
मेजर इशू है जो एक एस्पिरेंट फेस करता है कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा पार्ट मुझे स्किप करना है। ये पहला मेजर इशू आता है, नो क्लियर डायरेक्शन। आगे जाके हम इसकी रेमेडी भी देखेंगे कि एक एस्पिरेंट को कितना पढ़ना है, क्या उसको एक्स्ट्रा सर्च करने की ज़रूरत है अगर वो कोई बुक ला रहा है, क्या उसको बुक के बाहर जाने की ज़रूरत है, अगर वो बुक के बाहर जाना चाहता है क्या वो स्किप करना चाहिए वो वाला एक्स्ट्रा पोर्शन कि नहीं, क्या किसी चीज़ को पढ़ना है। तो वो चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। जो दूसरा इशू आता है वो होता है सिलेबस ओवरलोड का। वेल तो अगर देखा जाए जो एसएसबी के एग्ज़ाम्स है, चाहे जैसे नायब तहसीलदार है, पटवारी है, या डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो है, जब एक एस्पिरेंट देखता है कि नोटिफिकेशंस उस एग्ज़ाम की भी आई है, इस एग्ज़ाम की भी आई है, इस एग्ज़ाम की भी आई है, उस एग्ज़ाम की भी आई है, तो उसको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, यानी ओवरलोड है। इतना सिलेबस है कि इट्स नॉट मैनेजेबल, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इतना सिलेबस है। लेकिन अगर हम एक फैक्ट देखेंगे, अगर हम पूरा एनालाइज करेंगे, एग्जामाइन करेंगे सिलेबस को, 80% ऑफ द सिलेबस जो होता है, 80% ऑफ द सिलेबस वो कॉमन रहता है, कॉमन रहता है वो 80% सिलेबस कॉमन रहता है। यानी आप एनटी का देखो, आप पटवारी का देखो, आप फाइनेंस का देखो, आप स्टॉक असिस्टेंट का देखो, 80% सिलेबस इनमें कॉमन ही रहता है। ठीक है, ये कॉमन रहता है ये सिलेबस। नॉट ओनली दैट, यानी जो कॉन्सेप्ट्स फिर मतलब होते हैं इनके अंदर, जो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं एसएसबी के सिलेबस में, वो रिपीट होते हैं। तो आधे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सिलेबस को देख के बोलते हैं कि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है। ठीक है, हालांकि ये बात है ही नहीं। जो भी एसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें 80% सिलेबस कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इशू एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो है टू मनी सोर्सेज। आपने देखा होगा कि आज इतना डिजिटल ज़माना है कि इतने वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब पे, इतने बुक्स आती हैं मार्केट में, इतने नोट्स आते हैं। मतलब एक एस्पिरेंट कंफ्यूज होता है कि वीडियो लेक्चर देखूं, बुक देखूं, नोट्स देखूं, ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं। एक सिंगल टॉपिक पे, सपोज टॉपिक ए है, इस टॉपिक पे लेक्चर भी देखता है, बुक भी पढ़ता है, नोट भी पढ़ता है, फिर एक और के लेक्चर देखता है, फिर इसके भी लेक्चर देखता है, किसी और टीचर के भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देखता है। तो इतने सोर्सेज मिलते हैं इसको कि ये फिर कन्फ्यूजन में पड़ता है। यानी जितने सोर्सेज ये देखता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन एक एस्पिरेंट को बढ़ता है। इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है आजकल कि एक एस्पिरेंट मतलब वो कन्फ्यूजन में पड़ा जाता है, कन्फ्यूजन में पड़ता है कि मैं अब क्या करूं। इसने भी वीडियो लेक्चर दिया है, इसने 5 पॉइंट दिए हैं, दूसरे वाले ने एक और वीडियो लेक्चर अपलोड किया है लेकिन उसने 6 पॉइंट दिए हैं। अब फिर इसको छोड़ता है तो इसको पकड़ता है, जब किसी और का वीडियो लेक्चर देखता है उसने 7 पॉइंट्स इंक्लूड किए तो इसको भी छोड़ता है। उसकी वजह से एक ही टॉपिक पे ये मल्टीपल रिसर्चेस करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज होना भी एक डिमेरिट होता है एक एस्पिरेंट के लिए। नेक्स्ट जो इशू आता है वो आता है वर्किंग एस्पिरेंट्स के। मुझे लगता है ये मेजर इशू है, क्योंकि आज इतना ज़माना बढ़ गया है कि हर एक को कमाने की ज़रूरत है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जो भी एक एस्पिरेंट होता है उसको काम भी करना पड़ता है, उसके बगैर उसको चलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती है जो डिपेंडेंट होती है उन्हीं एस्पिरेंट्स पे। ठीक है, काम भी करना पड़ता है लेकिन उसके काम के साथ साथ उनको स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मेजर इशू है, मुझे लगता है एसएसबी एस्पिरेंट्स में ही मेजर इशू है। देखो, जो एस्पिरेंट होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में रहता है, स्पेशली द वर्किंग एस्पिरेंट। वो बोलता है कि मुझे लिमिटेड टाइम है, टाइम कम है, बाकी एस्पिरेंट से मुझे कम है टाइम। बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पूरे का पूरा दिन स्टडी पे देते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है। अच्छा, ये बात भी सच है कि वहाँ जॉब से आने के बाद, यानी अपना प्राइवेट बिजनेस करने के बाद, आपको मेंटल एग्जॉशन होती है, मतलब थकावट आती है, ये भी सच बात है। तो इसके बाद एक एस्पिरेंट को मन नहीं रहता है पढ़ने का, ये नेचुरल है। मतलब मेंटल एग्जॉशन आती है, मेंटल फैटीग आता ही आता है जॉब के बाद।
ये भी एक इशू रहता है। अच्छा, इरेगुलर स्टडी शेड्यूल रहता है, मतलब 5-6 दिन तक ये वाला एस्पिरेंट पढ़ता है जो वर्किंग वाला, फिर उसके बाद एक जॉब, अगर किसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े अपनी प्राइवेट बिजनेस में, तो बस उसके बाद लॉन्ग गैप रहती है स्टडी की। तो ये भी एक इशू वो फेस करते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट इज़ फेयर ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। ये भी एक फेयर है। देखो, एक्चुअली बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, लेकिन जो एसएसबी का सिलेबस होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग होता ही होता है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से तो ये सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ से एस्पिरेंट क्या है, वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज़ को स्किप करते हैं, यानी इस मैथ और रीजनिंग पोर्शन को थोड़ा थोड़ा स्किप करते हैं, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है, उनकी जो सिलेक्शन होती है वो अपनी सिलेक्शन खो बैठते हैं बस 5-6 नंबरों से। कि कोई ऐसा एस्पिरेंट होता है जिसको 2-3 नंबर्स से सिलेक्शन नहीं मिलती है। तो ये भी एक फेयर रहता है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट के हैं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है नेगेटिव एनवायरनमेंट। आपने ये देखा होगा, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, पेपर लीक होता है, तो वो उस पॉइंट को इतना कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि वो अपनी प्रेपरेशन को क्विट करते हैं। मतलब उन्होंने 5-6 महीने तक पढ़ा होता है, लेकिन फिर जब वो न्यूज़ या फ्रेंड से सुनते हैं कि एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, उनके अंदर डिमोटिवेशन होना स्टार्ट होती है। वो एक चीज़ उनको रोकती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रेपरेशन है वो स्लो होती जा रही है। एक और चीज़ ये होता है कि जो एस्पिरेंट होता है जब वो पढ़ता है फिर वो देखता है, यानी कंपैरिजन करता है, वो बंदा जाता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत मतलब वो सीखते हैं, मैं घर पे पढ़ा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है पूरा, यानी वो कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है अपने आप को किसी और के साथ। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे एक एस्पिरेंट को क्रिएट होता है, वो बोलता है कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब वो डोंट क्वालिफाई वाली फीलिंग आती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। आप देखो वो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट ये खुद ब खुद क्रिएट करता है, यानी पेसिमिज्म की तरफ जाता है एक एस्पिरेंट, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो बंदा। एक और इशू जो एस्पिरेंट फेस करता है वो होता है पुअर नोट मेकिंग। देखो क्या होता है, जब कोई एस्पिरेंट प्रेपरेशन स्टार्ट करता है, कोई टॉपिक पढ़ता है सिलेबस का, फिर वो क्या बनाता है, नोट्स बनाता है, ठीक है, वो नोट्स बनाता है, लेकिन वो एक नोट नहीं बनाता है, वो एक्चुअली में एक और बुक को क्रिएट करता है। यानी अगर किसी बुक से वो पढ़ता है, किसी सोर्स से पढ़ता है, वो उसी सोर्स को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका टाइम ही चला जाता है। वो क्या करता है, वो एक और बुक को क्रिएट करता है, क्योंकि एक वो सोर्स लेता है, उसी सोर्स को अपनी कॉपी पे नोट करता है, जिसकी वजह से ये उसका ए सोर्स, अगर वो ए सोर्स से लेता है उसका बी सोर्स बनता है, तो वो ए और बी क्या होते हैं, वो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। यानी वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता है जो रिवीजन में उसके काम आए। एक्चुअली में जब भी हम कोई सोर्स लेते हैं, फिर जो नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करता है, नॉर्मली एक एस्पिरेंट क्या करता है, वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स उठता है, मतलब उठाता है और डालता है अपने नोट्स में। तो उसकी वजह से जो क्या होता है, जो उसके नोट्स है उसका जो पूरा टाइम है वो नोट्स बनाने में ही चलता है, ठीक है। वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम। ये सबसे मेजर इशू है ऑफ नॉट हैविंग ए मेंटर और गाइड। देखो क्या होता है, जब भी एक एस्पिरेंट पढ़ता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन आप नेचुरली देखोगे जितना एक एस्पिरेंट पढ़ता है उतना उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कंपेरिजन में डालता है कि वो पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या वो किसी के पास जाते हैं, उनको कोई गाइड करता है, मुझे कोई गाइड नहीं करता है। जो मैं पढ़ता हूँ क्या ये एग्ज़ाम में आएगा, नहीं आएगा। या कभी कभी अगर डिप्रेसिव स्टेट में इंसान चला जाता है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है, मतलब कन्फ्यूजन में चला जाता है इंसान, उससे पढ़ूँ इससे पढ़ूँ, तो वहाँ पे इसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना ही मिलना चाहिए जो इसको अपने ट्रैक पे
मेंटेन रखे, जो उसको उस ट्रैक पे वापस लाए, डिविएट ना होने दे। तो ये मेजर इशू है कि जो भी एस्पिरेंट पढ़ते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो 8 महीने तक या 6 महीने तक या 4 महीने तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्विट करते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा स्टेटस अचीव होता है जहाँ पे उनको इतनी डिमोटिवेशन आते हैं, वहाँ पे उनको एक पर्सनल गाइड नहीं होता है जिसको वो अकाउंटेबल रहते हैं, ताकि वो उनको अपने ट्रैक पे हिलने या गिरने ना दे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि एस्पिरेंट्स को गाइड नहीं होता है, जो उनको अपनी जो सिलेक्शन है उस तक उनके साथ साथ रहे, ताकि वो उधर इधर डिविएट ना हो जाए, अपने पाथ को धीरे 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 कंसिस्टेंटली उसको कंप्लीट करे। ये एक मेजर इशू है। ओके, सो अगर हम सम अप करेंगे हमारे इश्यूज़ को जो आते हैं, वो एक तो डायरेक्शन का आता है, यानी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर कोई नोट है, कोई सोर्स है, क्या इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्च करने की ज़रूरत है, वो एक इशू आता है। सिलेबस का ओवरलोड होना, यानी मल्टीपल नोटिफिकेशंस निकलती है, उनके सिलेबस रहते हैं, तो हम इस सिलेबस को इस सिलेबस को इस सिलेबस को देख के एक ओवरलोड बर्डन फील करते हैं। और बहुत सारे टू मनी सोर्सेज होते हैं, वीडियो लेक्चर्स इतने पड़ गए हैं यूट्यूब पे कि मतलब एक पे हम टिक नहीं पाते हैं, किसी का देखते हैं आज, कल किसी और का देखते हैं, परसों किसी और का देखते हैं, ऑन द सेम टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक प्रेशर बनता है, बिल्टअप होता है एक एस्पिरेंट को। वर्किंग एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, बाकियों को कंपैरिजन में लेकर उनको भी इश्यूज़ आते हैं। मैथ्स का और रीजनिंग का फेयर होना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको नॉन मैथमेटिकल अप्रोच मिला होता है, फिर वो इसकी वजह से स्किप करते हैं, ये भी एक इशू आता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट, यानी दोस्त बोलते हैं एग्ज़ाम लीड को होता है, आप नहीं कर सकते हो, या खुद अंदर फीलिंग आती है मैं नहीं कर सकता हूँ, वो लाइब्रेरी जाते हैं, उनके पास अच्छा मतलब एक्सेस मिलता है, मेरे पास नहीं है, वो भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नोट मेकिंग होती है, मतलब हम एक सोर्स को लेते हैं, उसी का दूसरा सोर्स अपने पास बनाते हैं, जिसकी वजह से टाइम चला जाता है और एट द एंड हमारे पास एक और कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास एक गाइड नहीं होता है जो हमें रोड मैप बताता है, या जो हमें कुछ इंसान को अप एंड डाउन्स तो आते हैं, जब वो हमारा लो फेज चलता है उस वक्त हमें कोई फोर्स, कोई स्टिमुलस होना चाहिए, कोई स्टिमुलस होना चाहिए जो हमें अपने ट्रैक पे रखे। तो ये कुछ इश्यूज़ है जो एक एस्पिरेंट फेस करता है। तो ये इश्यूज़ है, हर एक एस्पिरेंट जानता है कि मुझे इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ वहाँ पे एग्जिस्ट होते ही है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो हर एक काम में आपको कोई ना कोई इशू आता ही आता है। सेम हैपन्स विद प्रेपरेशन ऑफ एसएसबी। जब हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं तो ये इश्यूज़ ऑटोमेटिकली आपको आते ही आते हैं। लेकिन हमारा जो ये आज डिस्कशन है ये इस पे नहीं है कि इश्यूज़ क्या है। हमारा असल का मकसद ये है, असली मकसद ये है कि हम इन इश्यूज़ को टैकल करना चाहते हैं, और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि हम इन इश्यूज़ को हमेशा हम अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारी प्रोग्रेशन में हिंड्रेंस ना बने, ये हमारी सिलेक्शन को ना रोके। वो है हमारा मेन पार्ट इस लेक्चर का। तो आइए अब हम इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 उठाऊंगा, वर्किंग एस्पिरेंट्स का। वर्किंग एस्पिरेंट्स का इशू मैं उठाऊंगा पहले। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो कि जो वर्किंग वाले एस्पिरेंट्स हैं ना, वो एक मिथ को ब्रेक करो, एक मिथ को आप तोड़ डालो कि ये जो आप माइंड सेट रखते हो ना, माइंड सेट एक लेके चलते हो कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स, रेगुलर एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। ये पहले आप इस माइंड सेट को चेंज करो, माइंड सेट को आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। इस माइंड सेट को आप चेंज करो कि जो रेगुलर एस्पिरेंट होते हैं, यानी जिनको सुबह से शाम तक लेकर टाइम होता है, उनको ज़्यादा चांसेस है। ये बिल्कुल आपको स्किप करना है ये पार्ट। हालांकि अगर देखेंगे
ट्रुथ ये है कि जो डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो अपने टाइम को मैनेज करेंगे उन्हीं को ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम मतलब आपका बेटर फोकस होता है, यानी फिक्स्ड रूटीन रहता है, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी आती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो रेगुलर एस्पिरेंट्स होते हैं उनका मैक्सिमम से मतलब 75% टाइम जो होता है वो इधर इधर घूमने में चलता है। वो बुक्स तो लेते हैं, लेकिन वो उसी बुक्स में पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, कुछ और काम भी करते हैं, मतलब ऐसा काम करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होता है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमने देखा कि ये रेगुलर एस्पिरेंट है तो ये इसके पास फुल टाइम है, सो इसको ज़्यादा चांसेस है। तो एक वर्किंग एस्पिरेंट को क्या करना है, पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि चांसेस उसको नहीं है, चांसेस उसको है जो डिसिप्लिन्ड हो। पॉइंट नंबर 2, देखो ये जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं ये मुझे एक चीज़ बताएंगे कि जब ये काम करते हैं, जब ये प्राइवेट काम करते हैं अपना, तो क्या वो प्राइवेट काम इनको नहीं बताता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो भी तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि प्राइवेट काम करना ही करना है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या कोई काम कर रहे हो, आपने नहीं सीखा है वहाँ पे, वो आपको ट्रेन नहीं करता है कि आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही निभानी है। क्या मुझे ऐसा आप बताएंगे, ऐसा काम जो हमें प्रेशर नहीं देता है? हर एक काम हमें प्रेशर क्रिएट करता है। और जो भी वर्किंग एस्पिरेंट होता है, क्या वो ये नहीं समझ सकता है कि मुझे जो ये वर्किंग काम, जो ये काम मुझे है स्टडी के अलावा, इसमें भी मुझे काफ़ी सारा प्रेशर बेयर करना पड़ता है? क्या वो काम उसको ट्रेन नहीं करता है उस प्रेशर को हैंडल करने में? एक और बात, क्या आपको वो काम डेडलाइंस नहीं क्रिएट करता है? हर एक काम का टाइम होता है ना, कि सुबह से आप सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो आपको काम करना ही करना है, तो एक डेडलाइन है ना। तो यही सेम चीज़ें, ये जो काम है आपका, जिसको आप बोल रहे हैं कि हम वर्किंग है, ये आपको पहले ही सिखाता है कि कैसे आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको डेडलाइंस मतलब फॉलो करनी है, आपको प्रेशर बेयर करना है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लेनी है। तो ये आपको पहले ही अपना काम ही दिखाता है, अपना काम ही आपको ट्रेन करता है इन चीज़ों में, जो कि एक एग्ज़ाम की डिमांड होती है। रेगुलर एस्पिरेंट्स के पास ये बेनिफिट ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होती है कि डेडलाइन क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रेशर कैसे आता है काम में। जो कि एक वर्किंग एस्पिरेंट को एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो इसे पहले ही ट्रेन करता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेशर क्या है, ये डेडलाइंस क्या है, जो कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम डिमांड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, मैं एक आई ओपनिंग कंपैरिजन, एक रियलिस्टिक कंपैरिजन आपके पास रखने जा रहा हूँ। आपको पता है जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्विट इजीली नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम टाइम देना पड़ता है, बहुत कम लिमिटेड टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो रेगुलर एस्पिरेंट होता है वो फेडअप होता है, डेली 10 घंटे, डेली 10 घंटे, डेली 10 घंटे। तो उसका जो वो मतलब साइकिल रहता है वो बहुत ही भारी रहता है, बर्डनसम, कंबरसम प्रोसेस रहती है उसकी। लेकिन वर्किंग एस्पिरेंट दे डोंट इजीली क्विट, ईजिली वो क्विट नहीं करते, क्योंकि उनको स्मॉल 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 स्टेप्स में टाइम मिलता है, स्मॉल स्टेप्स में टाइम मिलता है, स्मॉल स्टेप्स में टाइम मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लो मेंटेन रखते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि कितने रेगुलर एस्पिरेंट्स जो है वो क्विट करते हैं। बहुत सारा, अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे ना, आपको पता है क्विट कौन ज़्यादा करते हैं, वो जो रेगुलर एस्पिरेंट्स रहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एक वर्किंग एस्पिरेंट वीक नहीं होता, वो टेस्टेड डेली होता है। अ वर्किंग एस्पिरेंट इज़ नॉट वीक, ही इज़ टेस्टेड डेली। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है वर्किंग एस्पिरेंट के लिए। बस खाली उनको कुछ क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकती है उनको? देखो, अगर उनको डे में कुछ काम है, वो अपना प्राइवेट काम करते हैं, मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है या इवनिंग का जो रूटीन रहता है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, इस वाले टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, इस वाले टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटे निकालने हैं, इसमें आपको 2 घंटे निकालने हैं, या 1.5 घंटा भी निकल सकता है, 1.5 घंटा भी निकल सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2 घंटे देने ही देने हैं या 1.5 घंटा देना ही देना है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ये तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, जिसमें आप अच्छे से सिलेबस को कवर अप कर सकते हो, आप अच्छे से अपने सिलेबस को फिनिश कर सकते हो विद इन स्टूपुलेटेड टाइम। नॉर्मल एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। नो डाउट कि उनके पास टाइम काफ़ी होता है, वो टाइम होने का
उनको क्या होता है, वो एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है, लेकिन वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं इस टाइम को लेके कि उनका मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रैक्शन पे होता है, जो कि आपको है ही नहीं। आप अपना काम करते हो जो कि आपको ऑलरेडी प्रेशर सिखाता है बियर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं, और डेडलाइन को कैसे, मतलब डेडलाइन से पहले ही कैसे काम को निपटाना है। तो वर्किंग एस्पिरेंट के लिए वही चीज़ें पहले ही एडवांस में वो तैयार होती है जो एक एग्ज़ाम डिमांड करता है। तो आप मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम को यूटिलाइज करके अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये बताऊं कि इवन स्मॉल स्टेप्स टेकन विद पर्पस एंड पेशेंस रीच द ग्रेटेस्ट गोल्स। अगर आप किसी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करोगे तो धीरे करके आपके वो ग्रेटेस्ट गोल्स में अचीव हो सकते हैं। आई होप कि जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो इंशाल्लाह अपनी माइंड सेट को चेंज करेंगे कि मेरे पास कम टाइम है लेकिन बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट हम उठाएंगे सिलेबस ओवरलोड को, यानी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, उसका भी सिलेबस है, इसका भी सिलेबस है, यानी मल्टीपल सिलेबस है, सिलेबी है। तो मैं इनको कैसे मतलब कंप्लीट करूं, इनकी पूरी कवरेज मुझे कैसे अचीव हो सकती है। मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो बेटर और बेस्ट स्ट्रेटजी है वो पता है क्या है, अपने सिलेबस को साइंटिफिक वे में आप पढ़ो। साइंटिफिक वे क्या होता है, किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में आप छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ो, छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ो। यानी आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आप उस टॉपिक के हिस्से करो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा टॉपिक होगा, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही। यानी कोई टॉपिक है उसके आप हिस्से करो। आप यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ो, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ो। तो सिलेबस, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, ठीक है। ये साइंटिफिक वे है। साइंटिफिकली ये इट हैज़ बिन प्रूवन कि अगर किसी बड़े काम को छोटे 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 स्लॉट्स में तोड़ा जाए तो हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड एक्शन में आता है। अगर हम देखते हैं ना कि जब टास्क बड़ी होती है तो हमारा जो माइंड है वो फियर खा जाता है, मतलब पैनिक आता है कि इतना नहीं कर सकता हूँ, इतनी मुझ में एनर्जी नहीं है। ये नेचुरल है। लेकिन जो ही माइंड ये एक्सेप्ट करता है कि काम छोटा सा है, थोड़ा सा है, तो हम क्या होते हैं, हम एक्शन में आते हैं, हम एक्शन मोड में चले जाते हैं, ठीक। तो द पॉइंट इज़ दैट कि इसकी वजह से हमारी जो एंजाइटी है वो ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा टास्क अब नहीं करना है, हमें अब छोटे छोटे स्लॉट्स को कंप्लीट करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। इससे हमारी क्या होती है, हमें फीलिंग आती है, कंप्लीशन फीलिंग आती है, यानी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा माइंड जो पॉजिटिव वे में चला जाता है कि हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो फीलिंग आती है माइंड में। वो डेली बिल्ड कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जब हम छोटा छोटा काम करके एक बड़े काम को करते हैं तो फिर हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कोई चीज़ अचीव की है, ठीक है। ये रही इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की, सिलेबस ओवरलोड की। वो एक्चुअली में कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज बॉर्न फ्रॉम कंप्लीशन नॉट एम्बिशन। वही कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन का तभी आएगा, सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने सिलेबस को बिट बाय बिट, स्लॉट बाय स्लॉट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो वो फीलिंग आपको खुद ब खुद आएगी सिलेबस ओवरलोड की, ठीक है। हो गया ये भी क्लियर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक को हिस्से करो, ठीक है। आज इतना हिस्सा पढ़ो, कल इतना हिस्सा पढ़ो, नेक्स्ट डे आप इतना पढ़ो। तो जब आप इनको 3 डेज में पढ़ोगे, एक हिस्से को आज, परसों और उसके बाद, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है, किसकी, कंप्लीशन की फीलिंग आती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा इशू आता है वो होता है टू मनी सोर्सेज। एक एस्पिरेंट को अब पता है कि मुझे सिलेबस ये है, अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो अब वो इस कन्फ्यूजन में रहता है कि बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, अब मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं। अच्छा, बाज़ अवक़ात ये प्रॉब्लम होती है कि कोई एक वीडियो लेक्चर्स देखता है, फिर किसी और टीचर के वीडियो लेक्चर्स देखता है,
तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं इस वाले से, तो फिर क्या करता है एस्पिरेंट, वो मतलब उसी टॉपिक को फिर V3 यानी किसी और के वीडियो से भी देखता है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ज़्यादा ही पाता है तो इसको छोड़ता है, इसको छोड़ता है, फिर इसको ज्वाइन करता है। अच्छा, परसों जब नेक्स्ट टॉपिक देता है वो इसको जाता है V2 वाले के पास यानी दूसरे वीडियो वाले के पास, तो फिर इसमें देखता है कि इसने इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे हैं, तो फिर इसको देखता है, फिर इसको भी देखता है, फिर उसको भी देखता है, यानी सेम टॉपिक के लिए ये मल्टीपल वीडियोस देखता है। तो लेकिन इस प्रॉब्लम को हम कैसे मतलब टैकल करेंगे? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं या नोट्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट हो और टू द पॉइंट हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उतना वीडियो लेक्चर बनाएंगे मतलब, या उतना कंटेंट वहाँ पे डालेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर विल बी मोर। लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारी जो चैनल है वो मतलब इस टास्क पे लगी हुई है इंशाल्लाह, कि हम एक एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे इस सेंस में। क्यों? क्योंकि सपोज़ हम मान के चलें एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक है, टॉपिक ए, ठीक है, सिलेबस का एक टॉपिक है, टॉपिक ए सपोज़। तो हमारी टीम काम कर रही है कि टॉपिक ए के लिए अगर एक एस्पिरेंट हमारी चैनल से उसको पढ़ेगा, ठीक है, उस टॉपिक ए को हमारी चैनल से पढ़ेगा, तो उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी होगी, उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि उसको किसी और सोर्स के लिए रेफ़र करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम रेलिवेंट रहेगा। नॉट ओनली दैट, हम ये कतई भी मतलब उसमें नहीं होने देंगे कि हम उसमें कोई चीज़ मिस करेंगे, ठीक है। हम जो भी डालेंगे वो एग्ज़ाम रेलिवेंट होगा। नंबर 2, हम उसमें पूरा कॉम्प्रहेंसिव उसमें कॉन्सेप्ट लाएंगे, ताकि एक एस्पिरेंट को ये नीड ना फील हो जाए कि मैंने पढ़ के भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसने पॉइंट कुछ खाए हैं, इसने लाए हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, तो वो कंप्लीट है इन द सेंस, मतलब आपको उनके अलावा कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। तो उस बारे में आप एक काम कर सकते हो, हमारी साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपको वो फील आ जाए कि नहीं ये कंप्लीट है, कोई पॉइंट मिसिंग नहीं है, तो फिर आप हमारे लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और अभी हमने वो लेक्चर्स वहाँ पे नहीं डाले हैं, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी टीम लेकिन इस पे लगी हुई है, वो लेक्चर्स बनाने में अभी बिजी है, वो बना रहे हैं लेक्चर्स कम्प्रहेंसिवली, ताकि एक एस्पिरेंट्स को दूसरे सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, कोई एक टीचर है, टीचर 1, उसका वीडियो लेक्चर है, फिर कोई और एक टीचर है T2, इसका वीडियो लेक्चर है। जब एक एस्पिरेंट इसका लेक्चर देखता है तो नोट बनाता है, ठीक है, नोट बनाया। फिर जब इसका लेक्चर देखता है तो नोट बनाता है, ठीक है, इसने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो फिर इस टीचर का कॉन्फिडेंस, उस चैनल का कॉन्फिडेंस को गिर जाता है, एस्पिरेंट को बोलता है कि नहीं अब मैं इसका नहीं देखूंगा। लेकिन परसों जब वो किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है, इसने कम पॉइंट दिए होते हैं, वापस चला जाता है पहले वाले के टीचर के पास, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कतई नहीं होने देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं टू आवर लेवल बेस्ट कि हमारा जो वहाँ पे कवरेज होगा, हमारी जो सिलेबस की कवरेज होगी वो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगी, और डिटेल्स मतलब उतनी होगी कि एक एस्पिरेंट को किसी और सोर्स के लिए रेफ़र ना करना पड़े। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम पूरा नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं किसी लेक्चर में, लेकिन हम वहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप इस सोर्स के ऊपर जाओ, वहाँ से इसको और पढ़ के आओ। ये हमारे वीडियो लेक्चर्स में एक स्पेशलिटी रहेगी कि नो डाउट कि हम पूरा उसमें वीडियो लेक्चर में नहीं लग सकते, लेकिन हम आपको यही से बोलेंगे कि इसका सोर्स क्या है जहाँ से आपको ये पढ़ना है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, उस सोर्स को दोबारा पढ़िए और वो अपने नोट्स में डालिए, ताकि आपको फिर और किसी और की ज़रूरत ना पड़े। ओके। अच्छा, जब आपने उस सोर्स को लिया, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लिया, फिर आपको क्या करना है? देखो, आप उसी लेक्चर को बार बार देखोगे, ठीक है। उसकी वजह से आपकी जो मतलब वो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी उस टॉपिक को रिलेटेड। ये बेटर नहीं है कि आप एक टॉपिक को 5 सोर्स से पढ़ो, उससे बेटर ये है कि आप एक ही सोर्स को 5-6 बार पढ़ो,
उससे आपका रिवीजन साइकिल जो है वो उतना हेक्टिक भी नहीं बनेगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आएगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। ओके, तो 5 सोर्सेज को नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही सोर्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन 5-6 बार पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम एक इशू को उठाएंगे, ये वाला, फिफ्थ वाला, फियर ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है। नो डाउट कि सिलेबस में रहता है मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन आधे बेचारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके लिए एक सोल्यूशन होना ही होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको कवर कैसे करेंगे, ताकि वो मैथ और रीजनिंग को स्किप ना करें, क्योंकि उसी की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि वो उन्हीं क्वेश्चंस को स्किप करते हैं ना पढ़ने की वजह से या इनएबिलिटी होने की वजह से, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। या ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो एसएसबी का सिलेबस देखते ही, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस देखते ही बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम किसी और के लिए प्रिपेयर करेंगे जिसमें ये ना हो। लेकिन वो चांस रहता ही नहीं है वहाँ पे आजकल एसएसबी में कि आपको वो सिलेबस में ना मिले। यानी मैथ और रीजनिंग सिलेबस में होते ही होते हैं, अब करना क्या है, इस पर मेहनत करें। इसके लिए भी स्पेशली हमारी टीम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ला रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ला रहा है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए होगी, नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए होगी। ठीक है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है। फिर आप कहाँ से भी वीडियो लेक्चर देखो, किस के भी चैनल से भी देखो, उसमें हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हम उन नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट को भी ट्रेन कराएंगे अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं ताकि वो उन एस्पिरेंट्स को ट्रेन करे, फिर वो कैसे भी सिलेबस को पढ़े उनको समझ आएगा। तो हमारी टीम इस पे लगी हुई है, वो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे हैं कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर वो सिलेबस का मैथ देखेगा, उसको वो ऑटोमेटिकली और खुद ब खुद समझ आना चाहिए। वो भी हमारी टीम उस पर लगी हुई है, इसको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्चुअली में प्रॉब्लम यही होती है कि जब किसी टीचर्स के लेक्चर हम देखते हैं या उनसे पढ़ते हैं, कोई सोर्स के रेफ़र करते हैं, वहाँ पे आपको वो नहीं बोलेगा कि इसको पहले आपको ये पता होनी चाहिए। यानी कोई टॉपिक है, सपोज़ मैं लूँगा परसेंटेज, सपोज़ वो आपको ये नहीं बताएगा वहाँ पे परसेंटेज में कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, नंबर के टाइप्स क्या है, नंबरों को कैसे ऐड करते हैं, नंबरों को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है। ठीक है, तो हमारी टीम यही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी जा रही है, ताकि जब एक एस्पिरेंट परसेंटेज को या कोई और टॉपिक को पढ़े, उसको समझ ऑटोमेटिकली आए कि ये चीज़ें कहाँ से फॉलो अप हो रही है। ओके, बिलीव मी कि जो मैथ्स और रीजनिंग है, अगर हम इनको डेली प्रैक्टिस में, अपने डेली प्रैक्टिस के शेड्यूल में रखेंगे, यानी डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट देन। ये आपको एक ऐसी सिलेक्शन देगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैथ ही ने मुझे सिलेक्शन दिया। ठीक है, लेकिन ये आपको ग्रेजुअली समझ आएगा। लेकिन करना यही है कि डेली डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, नेगेटिव एनवायरनमेंट। देखो, अभी हमने देखा कि हम एक ऐसा कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ जो कि करना नहीं होता है। अल्लाह ने हर एक को एक कैपेसिटी के साथ यहाँ पे लाया है, हर एक को अपनी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से हम कैसे बच सकते हैं? देखो, बजाय कि आप अपने आप को कंपेयर करोगे उस दूसरे स्टूडेंट के साथ, दूसरे एस्पिरेंट के साथ, या वो आपको डिस्करेज करना चाहेगा कि आप नहीं कर सकते हो, या आपकी इनर फीलिंग हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, एनर्जी नहीं है, डेस्पाइट आपको एक मतलब काफ़ी ईयर्स की एलिजिबिलिटी अभी है, अवेलेबल है पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट एक ऑब्स्टेकल की तरह है। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भी आपको मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है, मेंटल शिफ्ट की। ठीक है, मेंटल शिफ्ट की। आपको ये नहीं देखना है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, यानी आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और नेगेटिव वे में कंपेयर कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि उसने कंप्लीट किया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये एक कंपैरिजन, एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि कोई रिजल्ट आपके लिए ना उसके लिए यील्ड करता ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपको मेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो पता है आप किसको कंपेयर करो, आप अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करो कि येस्टरडे मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं, आज मैंने कौन सा टारगेट ये कंप्लीट किया, क्या मैंने टारगेट किया कि नहीं। आप अपने डेज़ को अपने डेज़ के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो बनिस्बत कि आप किसी और के साथ कंपैरिजन में लाओ, आप अपने डेज़ को कंपेयर करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी को कंपैरिजन में लाओ, आप अपने टारगेट्स को कंपैरिजन में लाओ, ओके। दूसरा ये है कि जो आपका सोशल मीडिया है, सोशल एक्टिविटीज़ जो आपकी है, उसको आप थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि प्रेपरेशन के टाइम ये एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपको बनता है। तो अगर आप इसको, इस टॉक्सिसिटी को दूर रखोगे, सोशल मीडिया को दूर रखोगे, तो आपके पास एक अच्छा टाइम मिलेगा, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, जो आपको इस एनवायरनमेंट से निकाल सकता है, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकाल सकता है। या आप उन लोगों से जो आपको नेगेटिव वे में लेते हैं वाइल प्रेपरेशन, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, ताकि वो आपके लिए एक हिंड्रेंस ना बने। एक और बात, जो आपको ये बोल रहे हैं ना कि पेपर लीक होते हैं, वो होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, बैकडोर एंट्री होता है, ऐसा होता है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब इन चीज़ों को हमें कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब आप मेहनत करोगे ना, आप इंशाल्लाह इसका फल ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन देखोगे। अल्लाह आपको इस चीज़ में मदद खुद ब खुद करेगा। बस आपको यहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी को कायम रखना है, अपनी वर्क को मेंटेन करके रखना है, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। एक ना एक एग्ज़ाम में आपको फल ज़रूर मिलेगा। लास्टली मैं आपको इस ये कंपोनेंट में ये बोलूँ कि आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा। ये आपको पहले ही एक्सेप्ट करना है कि मुझे हिंड्रेंसेस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट। लेकिन उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपको अपना जो ये शेड्यूल है, उसको कैसे साइलेंटली, उसको कैसे सीक्रेटली, उसको कैसे अच्छे से डीपली उसको फॉलो करते रहना है, कि मतलब आप अच्छे से उस टारगेट को फिर अचीव कर पाओगे। लेकिन आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट होने ही होने वाला है, उसके बगैर आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे लिए जो पाथ है वो फिजिबल रहेगा। नहीं, आपको हिंड्रेंस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट, उनको आपको बाईपास करके अपनी स्ट्रैटेजी को कायम करते रहना है। स्लोली 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 आगे चलते रहना है इनको बाईपास करके। वो कहते हैं ना दोस्त, डर के आगे जीत है, तो वही कॉन्सेप्ट आप यही पे मानो। डर तो होगा आपको, लेकिन जीत भी होगी फिर। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा नो रिवीजन की। नो रिवीजन की, देखो देखो दोस्त, अगर आप कितना भी पढ़ोगे, कितना भी पढ़ोगे, ठीक है, मतलब अगर आपको सपोज़ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे, यानी ये आपने एडिशनल पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ आपने एडिशनल पढ़ी, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम के दिन आपको ये बिट्रे करेगा, ये आपको ऐसा धोखा देगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि पढ़ी हुई चीज़ जो आपने अच्छे से पढ़ी हुई होगी वो भी आप नहीं कर पाओगे। यानी अगर आपने ये भी पढ़ा होगा ना, 1+1=2, या ए के बाद बी आता है, इसको भी आप भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। तो ये प्रेशर हटाने के लिए, ये बिट्रेयल ना होने के लिए, आपको रिवीजन एक ऐसा पार्ट है कि मतलब आप समझो कि इसके बगैर क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसके बगैर क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है। रिवीजन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई बंदा रिवाइज करेगा, बार बार रिवाइज करेगा, बार बार रिवाइज करेगा, तो उसके मतलब चांसेस इसी के ज़्यादा है। वो जो हम बोलते हैं ना कि वर्किंग एस्पिरेंट, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है, नहीं 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 नहीं। अगर वो वर्किंग वाला रिवीजन करेगा ना, रिवीजन, तो वो क्या, वो जो रेगुलर एस्पिरेंट है उसके 30 दिन की स्टडी उस वर्किंग वाले जो रिवीजन करता होगा उसकी 5 डे की बराबर ही है, ठीक है। इतना इफेक्ट रहता है रिवीजन का। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, देखो, या आप वीकली कर सकते हो, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक ए आपने पढ़ा, फिर 5 दिन के बाद आप दूसरे जो कमिंग संडे होगी उसको आप दोबारा पढ़ोगे, यानी संडे या कोई एक डे या 2 डेज या 2 स्लॉट्स
ऐसे कुछ जैसे आपकी अवेलेबिलिटी होगी टाइम की, आप उसको रिजर्व रखिए किसके लिए, रिविजन के लिए। रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रिविजन करना ही करना है, चाहे आपको A+A=2A क्यों ना हो, चाहे आपको 1+2=3 क्यों ना हो, जो भी चीज़ है उसको आप रिविजन में लाना ही लाना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी आपकी सिलेक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी सिलेक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि एसएसबी के क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं जो रिपीटेडली आते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों की, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है या स्टडी या सिलेबस का इतना प्रेशर रहता है कि एक एस्पिरेंट अच्छे से पढ़ता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, 4 महीने के बाद जब वो देखता है ना कि मैंने वो पहले महीने कोई टॉपिक पढ़ा था, फिर उसको रिवाइज करना चाहता है, यानी रिकॉल करना चाहता है, नहीं होता है वो याद, बिल्कुल भी नहीं होता है याद। देख के कभी इसको देखना, या जो उसने दूसरे महीने में चीज़ पढ़ी थी फिर चौथे महीने में देख रहा है क्या मुझे वो याद है, नहीं नहीं लग रहा है, नया कुछ लग रहा है, जैसे पता था कहाँ मैंने कब पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था, नहीं मुझे शक है, फिर वो बोलता है कि नहीं क्यों रिवाइज नहीं किया, क्यों रिवाइज नहीं किया। तो रिविजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस गेम। तो जब आप एग्ज़ाम में जाओगे रिवाइज ना करके, तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन जब उसका क्वेश्चन आएगा ना आप बोलोगे यार मैंने पढ़ा था लेकिन भूल ही गया, भूल ही गया। वो भूल जो होती है ना, भूल, वो फॉरगेटिंग डायरेक्टली होती है इससे लिंक, नो रिविजन से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छा, पहला वाला, नो क्लियर डायरेक्शन, आपने शायद ये मतलब यहाँ पे देखा होगा कि मैंने इसको अभी डिस्कस नहीं किया। नो क्लियर डायरेक्शन, शायद इसमें कुछ स्पेशल हो सकता है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन वैसा भी नहीं है। देखो, डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बोला कि एस्पिरेंट स्टार्ट करते हैं एसएसबी के लिए, लेकिन वो कुछ चीज़ें स्किप करते हैं या कुछ चीज़ें हिडन रहती है उनके लिए, यानी वो पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी टॉपिक से रिलेटेड होती है लेकिन हिडन उसमें होती है, हिडन जोन में होती है। ठीक है, तो अब करना क्या है यहाँ पे, देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के साथ साथ आप रिवाइज तो करो ही करोगे। ठीक है, रिवाइज तो करोगे। उस टॉपिक के साथ आपको देखना है लिंक में कोई और टॉपिक मत इसके रिलेशन में आता है। ठीक है, कोई और टॉपिक इसके रिलेशन में मत आता है। ये हिडन टॉपिक आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, इसको आप निकालोगे कहाँ से, ये आपको कहाँ से मिलेगा। देखो, सपोज आपके सिलेबस में है, सपोज मैं मानूंगा जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं एक कंट्री का। तो अगर आपको ये सिलेबस में है, फिर आपने पेपर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपने वहाँ पे एमसीक्यूज देखे, क्या देखे आपने, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपने देखा यहाँ पे तो जीडीपी का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन है तो इसी ये इकोनॉमिक्स में ही सपोज। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि ये क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल गया कि जीडीपी से एक्स्ट्रा मुझे कुछ चीज़ें हैं जो अलग तो है, लेकिन इसी के साथ वो क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको अनहाइड करना है, अनकवर करना है। ठीक है, कोई टॉपिक देखोगे आप, उसके रेलिवेंट में जो भी चीज़ें आती होंगी वो हम आपको सिखाएंगे वीडियो लेक्चर्स में, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे इसे। तो जीडीपी के साथ या किसी और टॉपिक के साथ कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हाइड है, जो हिडन है, ठीक है, जो अभी अनकवर नहीं हुई है। यानी वो बोलते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, किसी टॉपिक के अंदर ही अंदर कुछ लाइंस होती है, ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं होते, लेकिन वो उससे डायरेक्टली क्या होती है, रिलेटेड होती है। उसी का मतलब होता है क्लियर, ये डायरेक्शन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वही हमें ये देता है कि कौन सी हिडन चीज़ है जो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, और इसमें हमें ज़्यादा PYQs मदद करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करना है, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, और फिर एरियाज़ देखने हैं कहाँ से वो क्वेश्चंस उठाते हैं, उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है, उस सोर्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो वो हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे कैसे करते हैं वो। इन अदर वर्ड्स, इसके रहते हैं मतलब किसी टॉपिक के क्या रहते हैं, सब टॉपिक्स रहते हैं। हर एक टॉपिक के क्या रहते हैं, अपने सब टॉपिक्स रहते हैं। तो वो एक डायरेक्शन होनी चाहिए,
वो पता होनी चाहिए कि हर एक टॉपिक के साथ एक सब टॉपिक या एक से ज़्यादा सब टॉपिक्स अटैच होते हैं। तो ये एक एस्पिरेंट इस मोड में होना चाहिए, इस रेडी मोड में होना चाहिए कि सिलेबस में खाली ये नहीं है, सिलेबस के रेलिवेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे सब टॉपिक में आती है। और एक बात, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक ए सपोज हमने, एक सेकंड में इसको थोड़ा इरेज करूँगा, यहाँ पे ये थोड़ा मैसअप हो गया यहाँ पे। ओके वेल सी, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक ए हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हमें उस टॉपिक की क्या करनी होती है, एमसीक्यूज करने होते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं। इससे हमें जो हिडन ये एरियाज होते हैं, इससे वो निकल के आते हैं कि अगर ये टॉपिक था, मैंने इसके बारे में सब पढ़ा, लेकिन जब हम उस पर एमसीक्यूज करते हैं गूगल में या किसी और जगह, हम एमसीक्यू करते हैं, तो वहाँ पे हमें चीज़ें लगती हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, तो वो एक्चुअली में उसी से रिलेटेड होती है, लेकिन वो हिडन होती है, जो कि एक सिलेबस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर तो कंपटीशन का मज़ा ही नहीं रहेगा जब हम चीज़ों को लिखेंगे, ये है ये है ये है ये है ये है, फिर किसको सिलेक्ट करेंगे। यही तो एक मज़ा होता है कंपटीशन में यही मज़ा होता है कि हिडन एरियाज़ को कौन एक्सप्लोर करेगा, उसी की सिलेक्शन भी पक्की होती है। तो एमसीक्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यू सीरीज, हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यू सीरीज। नेक्स्ट जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा या जिसकी रेमेडी हम देखना चाहेंगे, वो है पुअर नोट मेकिंग। देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला कि हम एक सोर्स को रेफ़र करते हैं, सोर्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है, फिर हम अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ये नोट्स ऐसे आप तैयार करने चाहिए कि हो सकता है, सपोज़ आप मान के चलो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, सपोज़ आप मान के चलो आप किसी एग्ज़ाम ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज़ पटवारी के लिए या एनटी के लिए या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए या स्टॉक असिस्टेंट के लिए या लैब अटेंडेंट के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए या हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, सपोज़ एग्ज़ाम ए आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, आप इसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आपने पढ़ा तो आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, बिना नोट्स के तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइंड तो लेगा ही नहीं। पहले अगर आप कोई पीडीएफ फाइल लोगे, जब तक आप उसको उसके ऊपर पेन नहीं चलाओगे, तो वो चीज़ें आपको याद रहने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो मैं अब मान के चलूँगा आप नोट्स बना रहे हो, लेकिन आपके नोट्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देखो, जब हम देखते हैं एसएसबी के सिलेबस को, हमने एनालाइज किया है कि एसएसबी में कुछ सेक्शंस रहते हैं जो कि कॉमन रहते हैं। क्या रहते हैं? कॉमन। जैसे वहाँ पे मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है, जेके जीके रहती है, कंप्यूटर रहता है। ये तो कॉमन होता है, 80% सिलेबस तो यही होता है एसएसबी का, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आप एक काम करो, आप हर एक के लिए एक एक कॉपी रखो, ठीक है। एक मोटी सी कॉपी ले आओ जिसको आप कंप्यूटर के लिए रखोगे। इसी तरह एक और कॉपी लाओ जिसको आप रीजनिंग के लिए रखोगे। एक और कॉपी जेके जीके के लिए, एक और कॉपी मैथ के लिए, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? देखो बेनिफिट क्या होगा, जब आप कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली किस में रखोगे? कंप्यूटर कॉपी में, ओके, नेचुरली आप उसी में रखोगे, ठीक है। तो रख लिया आपने, पढ़ लिया भी अच्छे से, रिवाइज भी किया, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है वहाँ पे। फिर इसी का जेके का, अब अगर आपने कोई पॉइंट पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा, वो जीके कॉपी में जाएगा। इसी तरह रीजनिंग का रीजनिंग कॉपी में जाएगा, मैथ का टॉपिक मैथ की कॉपी में जाएगा, ठीक है। अब देखो, हो सकता है, खुदा ना खास्ता, हो सकता है आपकी सिलेक्शन ना हुई इस एग्ज़ाम ए में, तो फिर आप क्या करोगे? जब आप उसी वक्त एग्ज़ाम बी के लिए भी एलिजिबल होंगे, यानी आपने एग्ज़ाम बी के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, एग्ज़ाम बी के लिए भी अप्लाई किया होगा, अप्लाई किया होगा, आपने एग्ज़ाम ए के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन एग्ज़ाम ए आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब आप एग्ज़ाम बी आया है, एग्ज़ाम बी की नोटिफिकेशन आई है, अब आपको एग्ज़ाम बी के लिए प्रिपेयर करना है, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप वही ज़ीरो से स्टार्ट करोगे? नहीं, तो फिर आप बिगनर ही बन गए, यानी आपने अगर इस एग्ज़ाम पे 1 साल दिया, आप फिर भी बिगनर ही बन गए। लेकिन आपको करना क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है आपके लिए।
स्ट्रैटेजी ये है कि जब आपने ये कॉपीज़ पे नोट्स बनाए होंगे, कंप्यूटर का, जेके जीके का, इसी तरह मैथ का और रीजनिंग का, जब आप एग्ज़ाम बी के लिए आओगे वहाँ पे ये चीज़ें तो रहने ही रहने वाली है सिलेबस में, ठीक है। तो फिर आप अब आप क्या करोगे? अब आपका काम ये रहेगा, जब आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो अब आपको कम टाइम लगेगा इन टॉपिक्स को पढ़ने में। यानी अगर आपने इस कंप्यूटर के एक टॉपिक को 3 घंटे में सीखा था, अब आपको वो आधे घंटे में ही समझ आएगा क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा था, या एक ही घंटे में आपको समझ आएगा। अब तो आपके पास बचा क्या? टाइम। लेकिन वो टाइम आप जाएगा कहाँ? वो टाइम जाएगा आप एडिशनल पॉइंट्स में। वो टाइम जाएगा आप, सॉरी वेट अ मिनट, तो वो टाइम कहाँ जाएगा? तो वो टाइम जाएगा कहाँ पे? एडिशनल टॉपिक्स में। एडिशनल टॉपिक्स में, एडिशनल टॉपिक्स मतलब यानी आपकी जो सिलेबस की कवरेज जो है, अब आप उसको उसी पुराने नोट्स में नहीं रखोगे, आप उनको ऐड करोगे पॉइंट्स। कि जब आपने देखिए इस एग्ज़ाम में हो सकता है आपके कुछ नए पॉइंट्स आए होंगे, उन नए पॉइंट्स की वजह से आपको पता चल गया कि नहीं, जो सिलेबस में था उतना ही नहीं था, उसके कुछ सब टॉपिक्स है या कुछ हिडन एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन आया था, तो वो आप डालोगे अपने किस में? नोट्स में डालोगे। तो अब क्या हो, आप नहीं पढ़ रहे हो बिगिनर की तरह क्योंकि आपने वो स्टेज कवर की है। अब आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपने एग्ज़ाम ए के लिए प्रिपरेशन की थी, आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, आपने नोट्स बनाए थे। अब आप उन नोट्स को क्या कर रहे हो? कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हो। आप वो बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, यानी बिगिनर की तरह नहीं पढ़ रहे, अब आप पॉइंट्स को ऐड कर रहे हो, जो कि आप पहले ही क्या आगे हो अब रेस में। क्योंकि इस एग्ज़ाम बी के लिए 90% या 70% या 50% एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए पहली बार पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप इसी एग्ज़ाम के लिए पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने पहले ही एक स्टेज कवर की होगी जब आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें नोट मेकिंग में, वो ये है कि जो आपके नोट्स रहते हैं वो तो वैसे लेंथी ही रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर एक टॉपिक को ट्रिक के वाइज याद रखे, ट्रिक के वाइज या लिंक करके याद रखे, ठीक है, या मेनोमोनिक बनाकर याद रखे। समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसको ट्रिक की मदद से याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब हमारा जो माइंड है ये ज़्यादा काम करता है कैसे? जब हम ग्राफिकली चीज़ों को देखते हैं, किसी चीज़ से लिंक करते हैं, उससे हमें चीज़ें याद रहती हैं, उससे क्या होता है, रिविजन का साइकिल जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ट्रिक की वजह से क्या करोगे आप? किसी भी टॉपिक को आप लिंक करोगे ट्रिक से, ठीक है। इसी तरह मेनोमोनिक से आप क्या करोगे? याद करोगे। जैसे अगर किसी को पता होगी, हम ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में करते हैं वो, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू कुछ शो ब्यूटी, शायद, हाँ, टू शो ब्यूटी, हाँ। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन को सम पीपल डिवाइड बाय हैव, अगर किसी को पता होगी तो वो क्या है? वो एक लिंक है, ठीक है। या इसी तरह मैंने जो पहला लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया था वो मैंने किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, यानी हमारी कंट्री में कैसे यूरोपियन पावर्स दाखिल हुए। तो मैंने उनके लिए एक ट्रिक बनाई थी, PDEFD, अगर आपको पता होगी। पोर्चुगीज़ पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर डेनीज आए थे। तो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, लिंक बनाई है, मैनोमोनिक्स बनाया। तो इनकी वजह से आपको क्या होगा? टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। तो ये एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि जब आपको सामने वाला बंदा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइंड में वो ट्रिक आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकोगे, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिक्स से रिलेटेड और मैनोमोनिक्स से, लिंक से रिलेटेड। कोशिश करनी चाहिए कि हर एक टॉपिक को एक शॉर्ट नोट बनाया जाए, हर एक टॉपिक को शॉर्ट नोट बनाया जाए, शॉर्ट नोट। तो वो शॉर्ट नोट क्या होना चाहिए? ट्रिक होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए या मैनोमोनिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से भी आप याद रख सकते हो। ट्रिक वैसे कोशिश करनी चाहिए अपनी है अपनी बनानी, ठीक है। या हम आपको धीरे धीरे जो हम वीडियो लेक्चर्स डालेंगे उसमें हम ट्रिक डालते हैं कहीं कहीं पे, जब जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे एक ट्रिक की ज़रूरत है,
तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ट्रिक डालें, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो नोट मेकिंग इज़ एसेंशियल, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हुई, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वो नेक्स्ट स्टेप आप तभी अच्छे से मतलब सिक्योर कर पाओगे जब आपको ऑलरेडी नोट्स पढ़े होंगे, क्योंकि सिलेबस कॉमन रहता है थोड़ा 80% तक तकरीबन कॉमन सिलेबस रहता है। तो वो 80% आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आप उस 80% को दोबारा अब रिवाइज कर रहे होंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड अप कर रहे हो, यानी आपकी जो नॉलेज है वो वास्ट बनती हो जाएगी। उसकी वजह से जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी नॉलेज में से ही आएंगे। तो उसी से सिलेक्शन होती है गाइस। मतलब ऐसे सिलेक्शन नहीं होती है कि कोई पढ़ेगा, पहली बार पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम। टाइम ऐसे ही लेता है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, नहीं होगा, नहीं हुआ वो क्वालिफाई, फिर किसी और एग्ज़ाम को पढ़ रहे हो, उसमें से जो वीकनेस रह गई थी अब वो वीकनेसेस आपने ओवरकम की है, तो नेक्स्ट वाले में आपकी सिलेक्शन बढ़ती है बढ़ती है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये कुछ चीज़ें करनी है आपको। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, नो मेंटर और गाइड। देखो क्या होता है, जब एक मतलब स्टूडेंट होता है, अगर उसके पास टीचर ना होगा, तो ये स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, ये नेचुरल है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एसएसबी प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये पॉइंट मिसिंग है, हर एक एस्पिरेंट में तकरीबन मिसिंग ये होता है कि उसके पास एक गाइड नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, गाइड ना होने की वजह से क्या होता है, मतलब वो 5 दिन पढ़ता है, 10 दिन नहीं पढ़ता है, फिर 3 दिन पढ़ता है, 4 दिन नहीं पढ़ता है, 1 दिन पढ़ता है, 10 दिन नहीं पढ़ता है, यानी इसका फ्लो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको किसी को जवाब ही नहीं देना है कि मैंने ये पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको अपने आप को ही खुश करना है, ठीक है। वो 10 दिन रेस्ट करेगा, 3 दिन पढ़ेगा, पहली कंडीशन में भी अपने आप को ही सेटिस्फाई किया, दूसरी कंडीशन में अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब आपका गाइड रहता है, आपके सेल्फ डाउट्स कम होते हैं, ठीक है। आप पढ़ के ये नहीं बोलते हैं कि क्या मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या मुझे इतना ही पढ़ना चाहिए, क्या इसी में आएगा, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि डे बाय डे आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो ग्रो अप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एक पर्सनल गाइड या पर्सनल मेंटर होगा, वो आपको इस पाथ पे स्टेबल रखेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता रहेगा, ठीक है। आप उसके अंडर रहोगे, एज ए सबॉर्डिनेट काम करोगे, अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके जो सेल्फ डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये पर्सनल मेंटर या गाइड होगा कौन, ठीक है। ये तो वही होगा ना जिसने एसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जिसने क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, या जो एसएसबी की ट्रेंड्स को देखता होगा, या जो इस एसएसबी के पेपर्स का एक्सपर्ट होगा, या जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा, अपने सब्जेक्ट फील्ड में एक्सपर्ट होगा, वही तो बोल सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारी टीम भी काम कर रही है, कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी कर रही है काम, कि एस्पेरेंट्स को एक मेंटरशिप के तौर पे अंडर कंट्रोल में रखे, यानी अंडर गाइडेंस रखे, एक सबॉर्डिनेट की तरफ रखे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह एक गाइड की तरह रहेंगे, और फिर वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सेल्फ डाउट से बाहर निकालेंगे, और एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रोड मैप आपके लिए डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से आप जो ये आपका एम या मोटिव होगा क्वालिफाई करने का, वो इंशाल्लाह आपको अचीव हो जाएगा, और जो आपका गोल रहेगा वो आप अच्छे से अचीव कर पाओगे, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट हैविंग कंपैरिजन विद अदर्स। तो उन चीज़ों को साइड में रख के हमारे गाइड्स और मेंटर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे। एक्चुअली में गाइड इस मतलब पर्पज़ के लिए काम आता है कि एक एस्पिरेंट जो है वो कंसिस्टेंट रहे, क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि इट हैज़ बीन फाउंड दैट whenever an aspirant tries to achieve something, tries to qualify an exam, तो फिर वो क्या होता है, वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इम्बैलेंस होती है, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन्स होते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट बंदा जो कंसिस्टेंट होगा, वो शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स में पढ़ता होगा, शॉर्ट शॉर्ट स्टेप में पढ़ता होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेंटर्स और गाइड्स यही काम करते हैं,
ठीक है, वो एक एस्पिरेंट्स को गिरने नहीं देते हैं, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ये तो हमने देखे इश्यूज क्या क्या है, ये तो हमने इश्यूज देखे। अब मैं अब अगर आपको सोल्यूशन बोलो ना, एक मतलब जस्ट के तौर पे एक सोल्यूशन, वो ये है कि अगर अब आपने देखा कि 80% सिलेबस जो है वो कॉमन रहता है। क्या रहता है? कॉमन। किसी में 75% रहता है, जनरली कॉमन रहता है, इतना सिलेबस 70 या 80 कॉमन रहता है। क्यों ना हम इस 70 या 80% सिलेबस को एक ही बार पढ़े और हर किसी जगह अप्लाई करें। हर किसी जगह मतलब एग्ज़ाम ए में भी अप्लाई करें, एग्ज़ाम बी में भी अप्लाई करें, एग्ज़ाम सी में भी अप्लाई करें। क्योंकि हर एक एस्पिरेंट क्या होता है, वो एलिजिबल होता है मल्टीपल एग्जाम्स के लिए एसएसबी में, लेकिन वहाँ पे सिलेबस वही रहता है, 70-80% कॉमन सिलेबस, 70-80% कॉमन सिलेबस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्यों ना इस 70 या 80% को एक ही बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है, और हर एक एग्जाम में फिर इसको क्या करें, अप्लाई करें। इन अदर वर्ड्स, एक ही स्ट्रैटेजी को अपनाएं, एक ही सोर्स को फॉलो करें, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, तो हमारा जो वो 80% बेसिक है, फाउंडेशन है, वो हमें काम आए। अगर एक में सिलेक्शन न हुई तो दूसरे में ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। क्यों ना हम अपने टॉपिक्स को लिंक करें, क्यों ना हम अपनी मेनोमिक्स को बढ़ाएं, क्यों ना हम ट्रिक्स की मदद से टॉपिक्स को याद ना रखें। ये दूसरा पॉइंट है। एक और चीज़, क्यों ना हम रिवीजन करें। जितने रिविजन्स हो जाएंगे उतना हमारा ही भला हो रहा है, हमारा ही सिलेबस कवर अप हो रहा है, हमारा ही ये जो सिलेक्शन का पाथ है वो हम नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, सिलेक्शन के ये सिलेक्शन के नज़दीक आ रहे हैं। गाइस, मैं आपको ये बोलूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसके लिए अगर चाहिए ना तो वो है कंसिस्टेंसी। अप डाउन्स आते रहेंगे, अप डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको वो टाइम जो है ना, वो 2 घंटे का या 3 घंटे का या 4 घंटे का, वो आपको डेली देना ही देना है। आप चाहे खाना खाओ ना खाओ, आप चाय पियो ना पियो, लेकिन ये 2 2 घंटे 3 घंटे है ना, ये आपको देने ही देने हैं। एट द एंड पता है सिलेक्शन किन की होती है? जो कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो उनको पहले ही माइंडसेट क्लियर होता है कि हम एक बड़े से टास्क को छोटे 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 स्लॉट्स में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उनकी वजह से फिर उनको क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ही है कि वो एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और फिर एट द एंड उनको क्या मिलती है, सिलेक्शन मिलती है। तो ये रेमेडी है इसके लिए, ये रेमेडीज़ मैंने आपके सामने रखी। मुझे मतलब पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन इसके अलावा मुझे एक ये आपको एक सजेशन के तौर पे यहाँ पे रखना है कि ये जो आप जर्नी उठा रहे हो जेके एसएसबी की, ये आप अकेले नहीं उठा रहे हो। वी आर विद यू, यू वॉन्ट बी अलोन इन दिस जर्नी। I will be with you, showing you the path to crack this examination, to crack different exams, help you avoid making mistakes. तो ताकि जो आपका ये मतलब एम है या एक टारगेट है, इसको आप अचीव कर पाए। हमारी जो चैनल है ये आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। आपकी सजेशंस को हम पॉजिटिव वे में लेना चाहेंगे और हम आपके हमेशा साथ रहेंगे इस मतलब सर्च में कि आप इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ। इंशाल्लाह एट द एंड सक्सेस हर किसी को मिलती है, बस खाली काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ये व्यू में रखते हुए इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, लेकिन वो सोर्स का इशू आता है, बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स उनको प्रोवाइड करवाए एस्पिरेंट्स को, ताकि उनको डिफरेंट सोर्सेज के लिए ना जाना पड़े। तो इसीलिए मेरा जो ये आज का वीडियो लेक्चर था ये इसी पे था कि हम किसी भी एग्ज़ाम को, जेके एसएसबी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं विदाउट क्विटिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि ऐसा भी होता है 5-6 महीने तक हम पढ़ते हैं, फिर हम क्विट करते हैं, फिर भूल ही जाता है,
फिर नई नोटिफिकेशन निकलती है 2 साल के बाद, फिर हम दोबारा प्रिपेयर करते हैं। सो इससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप फिर खुद ही फील करेंगे कि कितना आप अच्छा पढ़ते हैं। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना 1-2 महीने, लेकिन छोटे टाइम स्लॉट्स को आप छोटे छोटे बना के चलेंगे, आप ये आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। आप इंशाल्लाह इस एक अचीवमेंट को अच्छे से ये करोगे, अचीव करोगे। ये जो टारगेट है ना, ये आपको छोटा लगेगा फिर आप, लेकिन आपको करना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, रिवाइज करते रहना है, ट्रिक्स की मदद से आपको चीज़ें याद रखनी है, और टाइम स्लॉट्स को कम कम रखना है, भारी नहीं होना चाहिए। तो इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, हमारी चैनल आपके साथ है। अगर आपको कहीं पे और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आप हमें बोल सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम उस चीज़ को टैकल करना चाहेंगे, ठीक है। या अगर आपको कोई वहाँ से रिकमेंडेशन होगी, वो आप हमें दे सकते हो। हम उस रिकमेंडेशंस पे थोड़ा मतलब उस पे गौर व फिक्र करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। थैंक्स अ लॉट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।